दिल्ली पहुंचे हैं गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। दिल्ली एयरपोर्ट पर राधाकृष्णन का भव्य स्वागत हुआ है और सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध चुना जाए, इसे लेकर एनडीए लगातार कोशिश भी कर रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर राधाकृष्णन का भव्य स्वागत हुआ है। कल ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में शामिल हुए। फिर संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे किया गया। एनडीए से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। कुछ दिनों पहले उपराष्ट्रपति पद पर रहे जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार चुना है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जल्द ही उपराष्ट्रपति भी बन जाएंगे। एनडीए की तरफ से विपक्षी पार्टियों को कांटेक्ट भी किया जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाए। तो अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आकाश, एनडीए से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर राधाकृष्णन का स्वागत हुआ है और अब निर्विरोध चुने जाने को लेकर भी एनडीए कवायद कर रहा है कि निर्विरोध चुना जाए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए। जी देखिए, बिल्कुल सीपी राधाकृष्णन इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर काबिज है और कल ही उनके नाम का ऐलान जो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक है उसमें हुआ है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वो उम्मीदवार होंगे। आज वे दिल्ली पहुंचे जहां उनका स्वागत किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, साथ में राम मोहन नायडू, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी तमाम लोगों ने किया है और उसके बाद उनका और केंद्रीय नेतृत्व के लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। हो सकता है कि पार्टी के संगठन महासचिव जो है बीएल संतोष, उनसे सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात हो और बिल्कुल एनडीए चाहेगा कि किसी भी तरीके से निर्विरोध ये चुने जाए, यानी कि इंडिया गठबंधन कोई भी उम्मीदवार इनके सामने न दे और एक तरीके से ये डायरेक्ट एक वॉक अवे हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन के लिए चुनाव में। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया आकाश तमाम जानकारियों के लिए। तो सीपी राधाकृष्णन दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो कैबिनेट के तमाम मंत्री सीपी राधाकृष्णन को रिसीव करने पहुंचे और वहां पर दिल्ली में स्वागत एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का यहां पर हुआ है। और आप देख सकते हैं मंत्री भूपेंद्र यादव से लेकर किरण रिजिजू और तमाम नेता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सीपी राधाकृष्णन का यहां पर स्वागत किया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब एनडीए ये कवायद कर रहा है, विपक्ष से अपील कर रहा है कि सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाए, तो अब इस पर विपक्ष की क्या भूमिका रहती है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम उनके सहयोगी दलों की रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश यात्रा पर रहेंगे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। 19 अगस्त को जाएंगे अयोध्या। 20 अगस्त को सुबह 6 बजे राम मंदिर में वासुदेव देवनानी पूजा अर्चना करेंगे। 73वें प्रभु झूलेलाल महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे वासुदेव देवनानी। एक शाम प्रभु झूलेलाल के नाम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन का भी अवलोकन करेंगे वासुदेव देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी मुलाकात करेंगे। अभी हाल ही में यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जयपुर भी आए थे और तब शिष्टाचार मुलाकात दोनों स्पीकर्स के बीच हुई थी और अब वासुदेव देवनानी यूपी के दौरे पर रहेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर छात्र संघ चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चुनाव बहाली की याचिका पर हाईकोर्ट में कागजात पेश किए गए हैं। सरकार के जवाब पर पेश किया रीजॉइंडर 10 प्रारंभिक आपत्तियों का ये रीजॉइंडर पेश किया गया है। छात्र की याचिका पर वकील ने पेश किया
ये रीजॉइंडर, यानी अब एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, लेकिन सरकार अपना स्टैंड पहले ही कोर्ट में ये क्लियर कर चुका है कि सरकार छात्र संघ चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। और अब सरकार के इस पक्ष को लेकर इसके विरोध में यहाँ पर छात्र संघ चुनाव करवाने के पक्ष में डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, रीजॉइंडर पेश किया गया है। हाईकोर्ट में चुनाव बहाली की याचिका पर कागजात पेश किए गए हैं। और अब खबर सीकर के अजीतगढ़ से है, जहां पर दिल्ली हाईवे से निकली 2121 फीट लंबी खाटूधाम की ध्वज निशान यात्रा। इस पद यात्रा में 700 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। भिवाड़ी से रवाना होकर खाटूधाम के लिए ये यात्रा जा रही है। अजीतगढ़ क्षेत्र से होकर गुजरी ध्वज निशान यात्रा आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ये संगम देखने को मिला। 248 लोग एक साथ थामते हैं ध्वज निशान। और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि खाटू धाम के प्रति जो भक्त हैं उनकी भक्ति कहाँ तक है, कितने सारे लोग इस झंडे को लेकर पद यात्रा करते नजर आए। हमारी यात्रा 14 तारीख से भिवाड़ी से चली थी और खाटू श्याम जाएगी और 2121 फुट की यात्रा है, निशान है बाबा का। यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? यात्रा में 500 से 600 लोग शामिल हैं। कितनी फुट की यात्रा है? 2121 फुट की। और अब खबर रायपुर से, जहां पर एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों का आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। नवा रायपुर धरना स्थल तूता में हड़ताल जारी है। प्रदेश के सभी 16,000 एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों का यह हड़ताल है। नियमितीकरण, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और मेडिकल अवकाश समेत 10 मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। लूणी क्षेत्र में अज्ञात जानवर के हमले की दहशत लगातार जारी है। एक बार फिर अज्ञात जानवर ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला बोल दिया है, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें अज्ञात जानवर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार अज्ञात जानवर के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। अज्ञात जानवर ने शनिवार को भी चैनपुरा भाटान में 3 लोगों को, तो वहीं करनियाली में 2 लोगों और रविवार को शिकारपुरा में 4 लोगों को जख्मी किया था। वहीं घटना के बाद से अज्ञात जानवर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं चूरू से खबर है, जहां पर ददरेवा से धोलिया गांव के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान यूपी के बीना गांव निवासी हरिश्चंद्र के रूप में हुई है। हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ ददरेवा धाम में गोगाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 17/8/2025 को एक पेशेंट राजगढ़ से रेफर होकर आया था और जिस इमरजेंसी लेके आने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। और जांच से पता किया तो ददरेवा और धोलिया के बीच में अज्ञात वाहन। और अब खबर फलौदी से, जहां पर विद्युत कटौती इस भीषण गर्मी और उमस में लोगों की बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली से नाराज लोगों ने डिस्कॉम कार्यालय पर पहुंचकर रोष जताया है। डिस्कॉम अधिकारी को ज्ञापन सौंप समाधान की मांग की गई है। दिल्ली पहुंचे गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीपी राधाकृष्णन ने मुलाकात की है। एनडीए से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और दिल्ली पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत यहां पर कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स ने किया। और अब सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। ऐसी उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन जल्द ही उपराष्ट्रपति बन भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एनडीए कोशिश कर रहा है कि विपक्ष की तरफ से किसी तरह का विरोध या फिर किसी भी तरह का इसमें चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी को खड़ा किया जाना ये ना हो, क्योंकि लगातार एनडीए कोशिश कर रहा है। विपक्ष को ये अपील की जा रही है कि निर्विरोध सीपी राधाकृष्णन को चुना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी फिलहाल सीपी राधाकृष्णन की शिष्टाचार मुलाकात। महाराष्ट्र से गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई गई है। हमारे सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात और क्या जानकारी इस खबर को लेकर? ये देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उसके बाद वो सीधा संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑफिस है वहां पहुंचे और दोनों नेताओं से बात हुई है। ये मुलाकात में जो तस्वीरें सामने है, लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी सीपी राधाकृष्णन के नाम से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में कितने ज्यादा खुश है। एक स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी भी है जो आरएसएस से लगातार आते रहे और अब सीपी राधाकृष्णन भी जो आरएसएस से ही आते हैं। तो दोनों नेताओं की जो वैचारिक पूरी जीवन शैली है वो भी एक जैसी है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। इसके बाद हो सकता है कि कुछ और नेताओं से, जैसा हमने पहले बताया कि बीएल संतोष से हो सकता है कि सीपी राधाकृष्णन मुलाकात करें और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। संदनी जी बिल्कुल आकाश, अभी फिलहाल सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे तब भी जोरदार स्वागत यहां पर हुआ है। तो अब जो सरगर्मी है वो काफी तेज हो चुकी है। तो अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जो अगली तस्वीर है वो किस तरह की देखने को मिलेगी? देखिए, इसके बाद अपना नामांकन सीपी राधाकृष्णन दायर करेंगे जो कि 21 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन की। हो सकता है कि कल 19 तारीख के धूमधाम से उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री इस पूरी यात्रा में शामिल हो और वो अपना नामांकन दायर करने जाए उपराष्ट्रपति पद के लिए। इसके बाद वो तमाम और नेताओं से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि पार्टी के मुख्यालय, भाजपा के मुख्यालय भी वो जाएं, वहां पर तमाम नेताओं से मुलाकात करें, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो गणित है, अंकगणित है राज्यसभा और लोकसभा के तमाम मेंबरों को मिला करके तो एनडीए के पास बहुमत तो वीपी चुनने के लिए बड़ा आसान है। और इसके अलावा भी जो एनडीए में दल नहीं है, जैसे कि वाईएसआरसीपी जो पार्टी है और भी जो अन्य पार्टी है, बीजेपी जनता दल जो एनडीए में नहीं है, वो भी हो सकता है कि पक्ष में ही एनडीए के उम्मीदवार के वोट करें और अपना समर्थन दें। नंदिनी। चलिए, शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। दिल्ली पहुंचते ही जोरदार स्वागत सीपी राधाकृष्णन का हुआ है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू के सूरजगढ़ से। खबर है जहां सूरजगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा एक व्यक्ति पॉक्सो एक्ट के मामले में न्याय की लगा रहा गुहार, झूठे मुकदमे में फंसाने का लगा रहा आरोप। व्यक्ति ने कहा, बार बार रचे जा रहे हैं झूठे मुकदमों के षड्यंत्र। करीब 1 घंटे तक टंकी पर चढ़ा रहा व्यक्ति बूढ़नपुरा निवासी व्यक्ति था, पहले ढांडड़िया मंदिर में पुजारी। सूरजगढ़ पुलिस ने समझाइश कर व्यक्ति को नीचे उतारा। फिर 2019 में दर्ज हुआ था नगेंद्र समेत कई जनों पर पॉक्सो एक्ट का मामला। तो एक युवक के टंकी पर चढ़ने का मामला, बूढ़नपुरा निवासी व्यक्ति था, पहले ढांडड़िया मंदिर में पुजारी और अब पुलिस पहुंची है। व्यक्ति को समझाइश कर नीचे उतारा गया है। 2019 में नगेंद्र समेत कई जनों पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था और अब ये व्यक्ति प्रशासन पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा है। तो सूरजगढ़ में पॉक्सो एक्ट के मामले में न्याय की गुहार लगाने वाला आरोपी पानी की टंकी पर चढ़ा है, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा रहा है। हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुजीत, क्या आरोप लगा रहा है ये आरोपी जो पानी की टंकी पर चढ़ गया? सुजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है सुजीत से हमारा, लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट है, इस व्यक्ति को पानी की टंकी से नीचे उतारा जा चुका है। तो एक व्यक्ति जो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया पॉक्सो का, पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होनी है, लेकिन ये व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया और अब पुलिस वहां पर पहुंची है, समझाइश दी गई है, व्यक्ति को पानी की टंकी से उतारा गया है। हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ गए इस खबर पर। सुजीत, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट आ रहा है इस खबर को लेकर?
जी नंदिनी, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू के सूरजगढ़ के अंदर एक व्यक्ति है, वो पानी की टंकी पर चढ़ा है। पॉक्सो के मामले में जो व्यक्ति है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उस पर बार बार झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। षड्यंत्र के तहत करीब 1 घंटे तक लगे नाम का व्यक्ति है जो पानी की टंकी पर चढ़ा रहा। सूरजगढ़ पुलिस ने समझाइश कर करीब 1 घंटे के बाद नगेंद्र को नीचे उतारा और सीआई धर्मेंद्र मीणा थाने में चलिए, लेके शुक्रिया गए और सुजीत उसके आपका बाद तमाम जानकारियों के लिए। सूरजगढ़ का ये मामला, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको लेकर चलेंगे। विपक्षी दलों की इस वक्त प्रेस वार्ता हो रही है, चलिए सीधा चलते हैं और सुनते हैं। कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको शपथ पत्र के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया कि आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थीं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे, जब उपचुनाव हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो जो विधानसभा थी कुंदर की या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओज को चेंज कर दिया। कुंदर की में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी, उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज, और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था, तब हमने लिख के दिया कि सिर्फ एक बिरादरी के ही सारे एसडीएम्स, सारे सीओज और सारे एसएचओज मैनपुरी में पोस्ट किए गए थे। एक ही बिरादरी की, मुख्यमंत्री की बिरादरी की। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव वाले दिन एसडीएम और सीओ गाड़ी लेके चलते हैं, पुलिस और पीएसी उसके साथ होती है। जिस बूथ पे चाहें उस बूथ पे लोगों को दौड़ा के हटा दें और वोट न पड़ने दें, ये काम उनका होता है। बजाय इसके कि ये देखें कि वोट सही तरीके से पड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था तो नहीं हो रही है, और वो भी उनका अधिकार नहीं होता है। वोट को चेक करने का अधिकार केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स को होता है। लेकिन ये सब आपाधापी करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसकी लिखित शिकायत हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इलेक्शन। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से। ये खबर है जहां पर जेसीटीएसएल के डिपो मैनेजर की गाड़ी उड़ाती परिवहन नियमों की धज्जियां। टोडियागार प्रबंधक के पास अनुबंध पर लगी गाड़ी नियमों का नहीं कर रही पालन। अनुबंध के अनुसार गाड़ी RJ14 TG2810 अर्टिगा, लेकिन काम में ली जा रही है RJ05 TA2112 बोलेरो गाड़ी। तो डिपो मैनेजर की गाड़ी के एक साथ लगी हुई है यहाँ पर 2 नंबर प्लेट।
पर्सनल और टैक्सी जो परिवहन नियमों के विरुद्ध हैं, एक ही गाड़ी के 2 नंबर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? टोडी डिपो मैनेजर गाड़ी का ड्राइवर साथ में करता है मातेश्वरी कंपनी में सुपरवाइजर की ड्यूटी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर खुलेआम परिवहन नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक ही गाड़ी के 2-2 नंबर लगाकर, नंबर प्लेट लगाकर अलग अलग तरीकों से यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। तो आप देखिए किस तरह जेसीटीएसएल के डिपो मैनेजर की गाड़ी यहाँ पर परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। टोडी आगार प्रबंधक के पास अनुबंध पर लगी गाड़ी नियमों का यहाँ पर पालन नहीं कर रही है। इसका जीता जाता उदाहरण यह है कि अनुबंध के अनुसार गाड़ी RJ14 TG2810 अर्टिगा को यहाँ पर लगना चाहिए और काम में यहाँ पर ली जा रही है RJ05 TA2112 बोलेरो गाड़ी। पहला यहाँ पर जो नियमों को तोड़ने वाली बात है वो देखने को मिली। वहीं डिपो मैनेजर की गाड़ी के एक साथ यहाँ पर 2 नंबर प्लेट लगा होना जो पर्सनल और टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है।